ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जी हाँ, कोरोना काल में जिस तरह का संयम और अनुशासन हम सभी ने दिखाया है, उससे ही ये संभव हो पाया है कि देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। लेकिन वायरस के बार बार अपना स्वरूप बदलने और म्यूटेशन करने से नए संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज के एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं न सिर्फ कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर, बल्कि हम आपको अपने विशेषज्ञों के माध्यम से आपके जनरल हेल्थ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में भी आपको जागरूक करते हैं। और अगर हम देखें तो भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 133 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपके स्वास्थ्य से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। डॉक्टर संदीप, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर संदीप से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-1444 पर सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर संदीप, सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि कोरोना वायरस का जो नया स्ट्रेन है ओमिक्रॉन की, WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है और आज पूरा विश्व इसकी चिंता कर रहा है। क्या बताएंगे इस वेरिएंट के बारे में? देखिए, ये जो वेरिएंट है, कोई भी अगर हम वेरिएंट की बात करें तो उसमें 4 चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो होता है कि उसके इन्फेक्शन का रेट कितना है जी। दूसरी चीज जो उसमें इम्पोर्टेंट होती है कि वो जो है कितनी खतरनाक बीमारी कर सकता है। तीसरी चीज है कि डेथ हो सकती है कि नहीं। और चौथी चीज जो होती है जिसको हम कहते हैं कि वैक्सीन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम कहते हैं कि इम्यून एस्केप जी। तो अगर आप ये जो नए वेरिएंट की अगर आप बात करें ओमिक्रॉन, तो उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि उसके जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत हाई है जी। और उसका ये भी सोचा गया है कि शायद क्योंकि उसमें इन्फ्लुएंजा का कुछ जीन आ गया है, जो फ्लू जिसको हम कहते हैं, फ्लू के वायरस के जीन आ गई है कि बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस बना देती है। तो ये तो है नंबर 1 चीज। दूसरी चीज जो कंसर्न होती है वो होती है कि जिसको हम कहते हैं इम्यून एस्केप, मतलब वैक्सीन से हम अगर दें तो उससे कितना बचाव होगा। तो ऐसा शक है क्योंकि इस पर काफी म्यूटेशन हुए हैं, स्पेशली जो स्पाइक प्रोटीन है जो कि इन्फेक्शन करता है, उस प्रोटीन में काफी म्यूटेशन हो गए हैं। तो ये हो सकता है कि वैक्सीन जो है पूरी तरह से प्रभावी ना हो पाए, लेकिन बहुत हद तक तो अभी भी वैक्सीन प्रभावी है। तो ये चीज क्लियर है कि वैक्सीन अभी भी बहुत प्रभावी है, लेकिन उसमें इम्यून एस्केप का थोड़ा सा चांस हो सकता है। अब जो तीसरी और चौथी चीज है कि इन्फेक्शन का कितनी सिवियरिटी होगी और डेथ हो सकती है कि नहीं, तो अभी प्रिलिमिनरी जो समझ है उसमें लगता है कि ज्यादा तेज या बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होगी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अभी यूके में एक डेथ हो गई है, तो ऐसा नहीं है
कि बिल्कुल डेथ नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा सिवियरिटी कम हो और डेथ रेट भी थोड़ा कम हो। जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर संदीप आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। यहाँ पे जैसा कि आपने बताया कि इसकी सीवियरिटी जो है थोड़ा माइल्ड है, लेकिन रेट ऑफ जो इन्फेक्टिविटी है वो काफ़ी हाई है। यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो लोग जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं उनके लिए अगर ये माइल्ड वायरस है, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनके लिए तो और भी ज्यादा गंभीर बात हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये तो एक पहली समस्या तो ये है कि इन्फेक्शन रेट बहुत हाई है, तो इसका मतलब ये है कि वो बचाव अगर करते भी है थोड़ा बहुत तो भी उससे काम नहीं चलेगा और पूर्ण उनको बचाव करना पड़ेगा, सारी चीजों को ही करना पड़ेगा। और बचाव के बारे में मैं आपको बताऊं कि 2-3 लेयर है बचाव की, जिसमें एक है कि आप वैक्सीन ले लें, तो वैक्सीन की दोनों डोज ले लें तो कुछ बचाव हो सकता है। एक नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि मास्क वगैरह लगा के रखें जब बाहर जाए और सोशल आइसोलेशन करें। बल्कि ज्यादा यही है कि कोशिश करें कि कम से कम बाहर निकलें। तो जो लोग कोमॉर्बिडिटी वाले हैं उनको, क्योंकि इन्फेक्शन का रेट बहुत हाई है और अगर वो पूरी तरह से बचाव नहीं करेंगे तो भी उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क है, तो ये एक खतरा है। दूसरी चीज, एक बार हो जाएगा तो क्योंकि उनको ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट है, मतलब उनका इम्यून का जो रिस्पॉन्स है वो खुद का वीक है, तो वायरस इनमें काफी घातक भी साबित हो सकता है, स्पेशली इन लोगों में। नॉर्मल स्ट्रॉन्ग पर्सन में जिसमें की इम्यूनिटी हाई है तो शायद वायरस इतना अफेक्ट ना कर पाए, बहुत माइल्डर डिजीज करे, लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको रिस्क है कि उनको सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी, और जैसा कि कहा जा रहा है कि इट हैज मोर देन 30 म्यूटेशंस इन द स्पाइक प्रोटीन, तो स्पाइक प्रोटीन में अगर इतने ज्यादा म्यूटेशंस हैं और करीब 70 से ज्यादा इसमें म्यूटेशन की हम बात करते हैं, स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशंस हैं, तो क्या इज इट अ रेगुलर फीचर ऑफ एनी वायरस, या ये जो इतना इसके स्वरूप में बदलाव हो रहा है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये पर्टिकुलर जो आरएनए वायरसेस होते हैं उनमें ये खास बात होती है, जिनमें म्यूटेशन होते रहते हैं, तो ये तो एक उनका रेगुलर फिनोमिना है। अब जो कोरोना वायरस की खास बात है कि नॉर्मली जो होता है जैसे एक एनवलप जो होता है, एक न्यूक्लियोकैप्सिड पार्ट होता है, लेकिन जो कोरोना वायरस है उसमें एक स्पेशल बात है कि उसमें एक स्पाइक होती है जिसको कि जो कि प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए उसको स्पाइक प्रोटीन भी कहते हैं। लेकिन जो स्पाइक उसमें होती है मतलब एक कांटे जैसा उसका स्वरूप होता है और यही कांटे जैसा स्वरूप उसके इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कांटे वाले स्वरूप के अगेंस्ट वैक्सीन या हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है, लेकिन अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो फिर वैक्सीन या हमारी खुद की जो वो है इम्यूनिटी वो शायद उतनी ज्यादा ना रहे, तो इसलिए बहुत इजीली इन्फेक्शन होने का रिस्क होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा म्यूटेशंस ऑलरेडी हो गए हैं स्पाइक प्रोटीन पे। जी, और अगर हम हमारे देश की स्थिति के बारे में बात करें ओमिक्रॉन की, तो काफी हमारे देश में भी इसके केसेस आ चुके हैं, और ऐसे में किस तरह से आप तीसरी लहर की संभावना को देखते हैं? देखिए, तीसरी लहर होने के लिए जो है 3-4 चीजों की जरूरत है। नंबर 1 ये है कि आपके पास जो है वैक्सीनेशन कम हो, उन लोगों में रिस्क है जिनको कि वैक्सीनेशन में या तो हुआ ही नहीं है या पूरी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, एक डोज लिया है, दूसरी डोज नहीं लिया है या बिल्कुल ही नहीं लिया है, तो एक ये लोग हैं जो कि रिस्क में हो सकते हैं। फिर ऐसे लोग हो सकते हैं रिस्क में जिनको कि ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन अभी तक हुआ नहीं है जी। तो क्योंकि ये परसेंटेज अगर समय के साथ और वैक्सीनेशन अगर आप बहुत रैपिड करते हैं तो ये जो परसेंटेज है ये काफी कम हो जाती है। तो हमारे लिए अगर हम बहुत तेजी से रैपिडली वैक्सीनेशन करते हैं या उन एरियाज में जहाँ या तो वैक्सीनेशन या प्रीवियस कोविड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो वहां पे जो है थर्ड वेव आने की संभावना कम रहेगी। स्पेशली अगर वो लोग थोड़ा ध्यान भी रखें, सोशल आइसोलेशन करें, मास्क वगैरह पहने, तो उन एरियाज में जहाँ पे कि ऑलरेडी इन्फेक्शन काफी हो गया पिछली वेव में या जिन्होंने बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन ले लिया वहां पे तो ज्यादा ये नहीं होगा। अब उन एरियाज में जहाँ पे वैक्सीन रिलक्टेंट है, किसी जैसे वैक्सीन नहीं लिया है, तो वो लोग थोड़े रिस्क पे ज्यादा रहेंगे, वहां हो सकता है ये थर्ड वेव आ जाए। लेकिन मेरी अनुमान ये है
क्योंकि अगर दोनों वैक्सीन लिए हुए हैं या पहले से कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, तो अब ये ओमिक्रॉन वायरस से कोई बहुत ज्यादा खतरनाक इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। जी, तो डॉक्टर संदीप, यहाँ पे दो चीजें हैं कि माइल्ड वायरस जरूर है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि वैक्सीनेशन की यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका होगी और हमारे देश के एक बड़े तबके में वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं और उन्होंने अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है, या वैक्सीनेशन लिया भी है तो दूसरी वैक्सीन डोज जो है वो ड्यू है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अपना वैक्सीनेशन करा लें। और अगर हम देखें तो डॉक्टर संदीप, धीरे धीरे जाड़े का मौसम आ गया है और दिल्ली में तो आज काफी ठंड भी बढ़ गई है। आपसे जानना चाहेंगे जो ठंड का मौसम है ये हृदय रोग के लिए एक बड़ा उपयुक्त समय माना जाता है और काफी लोगों को ऐसे में जो हार्ट डिजीजेस हैं वो अपने पीक पर होती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे और लोगों को क्या सावधानी रखनी होगी? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ठंड के समय में होता क्या है कि जो हमारी नसें हैं जी, वो ठंड में थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। तो जब वो सिकुड़ जाती हैं तो उनमें एक तो नंबर 1 देखिए कि छोटा ही क्लॉट जो है उनको ब्लॉक कर सकता है, या दूसरा ये भी है कि उनमें क्लॉट बनने की रिस्क भी हाई होती है। कभी कभी सिर्फ ठंड के वजह से स्पैज़म नहीं हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हार्ट के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये 2-3 मल्टीपल रीजन है जिसके वजह से ठंड में जो है हार्ट की बीमारियां ज्यादा उभर के आती हैं, हार्ट अटैक्स भी ज्यादा हो सकते हैं और ये भी प्रॉब्लम है। दूसरी जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है ठंड के दिनों में वो है हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर जैसा कि है कि जो पानी है, जो ब्लड है, वो उसका जो पानी का पार्ट है वो बढ़ जाता है जो कि इदीमा कर सकता है। तो ठंड के दिनों में क्या होता है कि लोगों को पसीना वगैरह नहीं आता तो पानी की मात्रा बॉडी में बढ़ सकती है, तो हार्ट फेलियर के केसेस भी ज्यादा पाए जाते हैं ठंड के दिनों में। तो ये 2-3 चीजें हैं जो हार्ट की जो रिस्क है उसको बढ़ा देती है ठंड के दिनों में। और डॉक्टर संदीप जी, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे ये जानना चाहते थे कि ऐसे क्या इंडिकेशंस हैं बॉडी के, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये बहुत फेवरेबल सीजन है हार्ट डिजीज के लिए, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो हम अपनी बॉडी में जिस एबनॉर्मलिटी को नोट कर सकते हैं कि अगर ये चीजें चल रही हैं तो इसका मतलब कि समथिंग इज नॉट गुड विद हार्ट? देखिए, तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पे सूजन आ रही है, जैसे पैर पे सूजन आ गई या कहीं और सूजन आ रही है, तो एक ये इंडिकेटर हो सकता है कि बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ गई है और वो बढ़ सकती है या तो हार्ट की बीमारी से या किडनी की बीमारी से या और कुछ एल्बुमिन की कमी से भी बढ़ सकती है, लेकिन हार्ट भी एक उसमें इम्पोर्टेंट है। तो अगर कभी आप नोट करें कि स्पेशली हार्ट फेलियर के पेशेंट नोट करें कि उनकी बॉडी में सूजन बढ़ रही है तो उनको ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर उनको लगे कि अब अत्यधिक सांस फूलने लगी है, पहले कुछ ज्यादा काम करने पे सांस फूलती थी, अब थोड़े कम काम पे सांस फूल रही है, या छाती में भारीपन हो रहा है, तो ये एक इंडिकेटर है कि हार्ट की प्रॉब्लम जो है हो सकती है और जांच कराना जरूरी है। तीसरी चीज है कि अगर हार्ट की जो बीट है वो इरेगुलर हो रही है, हम जिसको कहते हैं मिस बीट्स आ रही है, तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि कुछ हार्ट की प्रॉब्लम जो है हो सकती है और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो चेस्ट पेन, सांस फूलना, इरेगुलर हार्ट बीट होना या फिर बॉडी में सूजन बढ़ना, तो ये सब 4-5 इंडिकेटर्स हो सकते हैं। जी, तो ऐसे में हमें अपने बचाव के लिए अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं या वो लोग जिनको हार्ट के लिए कुछ प्रिवेंटिव अगर हम टेस्ट कराना चाहें तो कौन सी जांच है जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा जो हार्ट है वो पूरी तरह से फंक्शनल है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखना है और हार्ट का फंक्शन देखना है कि कितना हार्ट का काम है पंप करना और वो कितने अच्छे से पंप कर पा रहा है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी, जिसको करा के आपको उसका स्ट्रक्चर भी पता लग जाता है कि कोई हार्ट में कोई चैम्बर लॉस तो नहीं हो गया, कमजोर तो नहीं हो गया हार्ट, उसकी पंपिंग तो कम नहीं हो गई, कोई वाल्व तो खराब नहीं हो गया और किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ये सारा स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स है वो सब इकोकार्डियोग्राफी में मिल सकती है। दूसरी चीज जो होती है हार्ट का है फंक्शन। फंक्शन में मतलब कितना एक्सरसाइज कर सकता है, कितने करने पे सांस फूलती है, कितने करने पे चेस्ट पेन होता है, ये सब देखने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं TMT या स्ट्रेस टेस्ट या थेलियम टेस्ट। इनमें से कोई टेस्ट अगर कराए तो हम मेरे को हार्ट का फंक्शन के बारे में पता लग सकता है कि हार्ट कितना काम कर सकता है। तो
मतलब कॉमन ये 2 टेस्ट है जो अगर आपको शक पड़े कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है और अगर आपको आपका डॉक्टर एडवाइस करे। मैं ये नहीं कहता कि आप खुद अपने से डिसाइड कर लीजिए कि भैया मैं आज इको करा लेना चाहिए या आज ईएमटी करा लेना चाहिए। आपको कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अगर डॉक्टर एडवाइस करता है, ये कॉमन टेस्ट है जो वो एडवाइस कर सकता है। ईसीजी हो गया जिससे कि आपको हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में पता लगता है, इको हो गया जिसमें हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है, उसकी हार्ट कमजोर है कि नहीं ये पता लगता है, और टीएमटी है जिससे उसकी एक्शन के बारे में पता लगता है। तो ये सब चीजें आप पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज की इस विशेष कार्यक्रम में हमसे चर्चा कर रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। आप भी डॉक्टर संदीप से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे आज के पहले कॉलर हैं सुभाष जी, जो कि गुरुग्राम से जुड़ गए हैं हमारे साथ। हेलो सुभाष जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ सर नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ, जैसा कि ज्ञात है कि कोरोना में सर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता था और ये जो नया वेरिएंट है को मतलब जो भी ओमिक्रॉन वगैरह, तो इसमें सर आंतरिक धमनियों पे भी कुछ फर्क पड़ता है या मतलब इसके कुछ और भी ज्यादा अन्य लक्षण या सिम्टमों से भी? धन्यवाद सर। जी डॉक्टर संदीप क्या कहेंगे? तो देखिए, ओमिक्रॉन वायरस के बारे में पता चला है अब तक, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ है तो इसमें पूरा तो सब कुछ नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि कोई एबनॉर्मल सिम्टम नहीं करता। जो पुराना कोरोना वायरस या कोविड वायरस कर रहा था एग्जैक्टली वैसे ही सिम्टम्स करता है। ये हो सकता है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम ना हो, थोड़े माइल्ड ही हो, तो ये तक हो सकता है, लेकिन कोई नया तरह की प्रॉब्लम नहीं कर रहा। जहां तक आपने कहा कि जो धमनियों में इन्फ्लेमेशन करने का, तो वो पुराना कोविड वायरस भी कर सकता था, तो इसलिए हमें ये शक है कि ये नया जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी इनमें थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन कर सकेगा। लेकिन ओवरऑल जो इतना तो पक्का है कि वो जितना पुराना वाला वायरस डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक था और जितनी खतरनाक बीमारी करता था, शायद उससे ज्यादा खतरनाक नहीं होगा ये। जी, और हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं बड़ौद से। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी महेश जी बताएं कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, आपका आशीर्वाद है जी। जी बताइए, आज आप क्या पूछना चाहते हैं? आज मैं पूछना चाह रहा जी, ये जो नया वेरिएंट है जी, इसके बचाव के लिए क्या क्या इंतजाम होंगे, और जो है हमारे इसका वैक्सीन का क्या योगदान रहेगा? जी डॉक्टर संदीप, आपने वैक्सीन के बारे में तो बताया, लेकिन आप ये बताइए कि इस नए वेरिएंट से बचने के लिए, ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस या कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी? देखिए, जो ये वेरिएंट है इसके बारे में ये पता है कि इसका इन्फेक्शन का जो रेट है वो तो और भी हाई है। तो इसका मतलब जो हमने बचाव करने के लिए जो भी तकनीकें अपनाई थी, जिसमें कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग सोचा था, जिसमें हमने मास्क सोचा था, जिसमें हमने सैनिटाइजर्स का यूज और हैंड वॉश, साबुन पानी से धोने का सोचा था, हमको और ज्यादा इसको फॉलो करना पड़ेगा और रेगुलरली भी फॉलो करना पड़ेगा। इसमें भीड़ की कोई संभावना नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो बड़े आसानी से इन्फेक्ट हो जाता है, बड़े आसानी से स्प्रेड हो जाता है। तो हमारे को जो जितने हम सावधानियां पहले रख रहे थे उससे कम से कम दुगनी सावधानियां रखनी पड़ेंगी अगर हमको इस वेरिएंट से अपना इन्फेक्शन का बचाव करना है। दूसरी चीज है कि वैक्सीन का, तो अभी तक हमारे पास जो डेटा है अवेलेबल है उससे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास वैक्सीन है, पर्टिकुलरली भारतवर्ष में जो हमारी वैक्सीन अवेलेबल है वो इफेक्टिव होंगी इस वेरिएंट के खिलाफ भी। तो हमारे को ये दूसरी चीज जो हमको करनी है कि अगर हमने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है या पूरा कोर्स नहीं लिया है, मतलब दोनों डोजेस नहीं लिए, तो इसको जल्दी से जल्दी हम अपना पूरा का पूरा ये प्रोग्राम कंप्लीट करें और वैक्सीनेशन को लें, क्योंकि इससे जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। जी बिल्कुल। और अब दिल्ली से जीएच खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। हेलो जी खान साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा
मुझे पेसमेकर डला है पिछले साल। जी बिल्कुल। तो अभी इस ठंड में मुझे ऐसी क्या सावधानी रखें जो पेसमेकर को हार्ट अटैक होने से बच सकें? जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संदीप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर पेसमेकर बल्कि ऐसे लोग जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, जिनको स्टंट डाला हुआ है, जैसा कि इनको पेसमेकर डाला हुआ है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं इस ठंड वाले मौसम में उन्हें क्या खास सावधानी रखनी होगी? देखिए, पेसमेकर का तो पर्पज ही यही होता है कि हार्ट रेट को ड्रॉप ना होने दे। तो अगर हार्ट अटैक की वजह से हार्ट रेट कम हो रही थी तो वो पेसमेकर डालने से बचेगा। और कुछ पेसमेकर ऐसे तरह के होते हैं जो कि क्या करते हैं कि बहुत तेज हार्ट रेट में शॉक भी देते हैं, जिनको CRT-D कहते हैं, ICD कहते हैं। तो वो पेसमेकर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर हार्ट रेट बढ़ जाती है ज्यादा अत्यधिक तो उसमें जरूरत पड़ती है तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसको हम कहते हैं VT या VF, उसमें वो शॉक भी दे सकते हैं। तो पेसमेकर तो बेनिफिशियल ही होगा इस सीजन में या किसी भी सीजन में हार्ट अटैक के खिलाफ। मतलब उसकी जो कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं हार्ट अटैक से उनको बचने में, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात पूछी कि ठंड के दिनों में क्या हमारे को प्रिकॉशंस लेने चाहिए हार्ट अटैक से बचाव करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ठंड के दिनों में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि क्लॉटिंग के रिस्क ज्यादा होती है ठंड की वजह से। तो बचने के लिए ये करना है कि एक्सेसिव ठंड को अवॉइड करना है। तो उसके क्या नियम है कि भाई आप जो है अपना कमरा गर्म रखें या प्रॉपरली अपने को क्लोथ रखें, आप अंडरगारमेंट्स वगैरह पहन के रखें और गर्म कमरे में रहें। और दूसरी चीज ये है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग एक्सरसाइज करने सुबह जाते हैं, तब अत्यधिक ठंड हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप तभी एक्सरसाइज के लिए निकले जब आप धूप देख सकें, धूप देख के बाहर निकले। अगर धूप नहीं निकली तो अवॉइड करिए बाहर एक्सरसाइज करना, घर में ही चक्कर लगा लीजिए। तो लेकिन बाहर जाके ठंडे मौसम में एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है विदाउट प्रॉपर कपड़े पहने हुए हैं। जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात आपने कही। और इस समय अगर हम देखें तो डॉक्टर संदीप, पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा है और ऐसे में अर्ली मॉर्निंग जो लोग वॉक करने जाते हैं और जिन्हें और ऑलरेडी चूंकि हार्ट डिजीज है तो बहुत सारे लोग पहले उतना नियमित नहीं रहते लेकिन बाद में ब्रिस्क वॉक या इस तरह की चीजें करना शुरू होते हैं मॉर्निंग वॉक, तो ऐसे में उन्हें जब तक धूप में ज्यादा बेहतर रहेगा वॉक करना। जी जी बिल्कुल, हमारे गर्म रहना जरूरी है जब वॉक कर रहे हैं। जी। और अब फरीदाबाद से हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ, मोहम्मद आजम जी। हेलो आजम जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी आजम जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर वो मैंने दूसरा भी टीका लगाया है, उसका बाद हमारा ने कि पैर हाथ में दर्द भी हो रहा है। कितने दिन पहले लगवाया था आपने? 26 तारीख को लगाए थे। अभी 26 नवंबर को आपने लगवाया है टीका? हाँ जी। जी। और अभी भी पैर हाथ में दर्द बना हुआ है, ये कहना चाहते हैं? हमने कि ये दूसरा टीका लगाने का बाद ही ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर संदीप दूसरा टीका लगवाया है, हालांकि 26 तारीख नवंबर को लगवाया है, इन्होंने ऐसा बता रहे हैं और इनको करीब 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं एक तरह से। तो क्या हाथ पांव में दर्द होना एक टीका लगवाने के इसके मतलब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? नहीं, बहुत कम चांसेस है। जो भी साइड इफेक्ट होते हैं मोस्टली घंटों बाद शुरू हो जाते हैं, 1-2 दिन मैक्सिमम रहते हैं, उससे ज्यादा चलने की चांसेस बहुत कम है। स्पेशली अगर इमीडिएटली आफ्टर आए नहीं और अब 15 दिन बाद आना तो बहुत अनलाइकली है कि बहुत कम चांस है कि ऐसे टीकाकरण से इसका कोई संबंध हो। ये हो सकता है कि आजकल ठंड हो गई है तो एक्चुअली थोड़ा सा जो है जकड़न होती है मसल में भी, तो उससे पैर में दर्द वगैरह ये सब चीजें हो सकती हैं। वो मेरे को लगता है कि ज्यादा ठंड से रिलेटेड होगा, मुझे नहीं लगता कि इसका वैक्सीन से कोई संबंध है। बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप, कई बार ऐसा अक्सर होता है कि अगर उस दौरान कुछ भी प्रॉब्लम आती है शरीर में जो कि किसी अन्य कारणों से भी हो सकती है, लेकिन लोग उसे सीधे वैक्सीनेशन से रिलेट कर देते हैं, जिससे कि कई बार भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि ये किसी भी वैक्सीन का लक्षण नहीं हो सकता और जो वैक्सीन के जो लगवाने के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। मैं राइट डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल जी। और
इस समय जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, हम लोग आज बहुत सारी बात कोविड पे भी कर रहे हैं, हम बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट तो हम लोग आपके अनुभव का फायदा भी उठा रहे हैं अपने श्रोताओं को उन सभी बातों से कि कैसे अपने हार्ट को स्वस्थ रखें, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार जाड़े में लोगों को अक्सर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या आती है, जो कि बड़ी आम है। तो जब किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो हमारे को उसके साथ का कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है, और कितना वैल्यू है कोलेस्ट्रॉल की और उसके साथ में क्या प्रॉब्लम है। अब मैं आपको उसको सिंपल करके ऐसे बताता हूँ कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, मतलब ऑलरेडी उसको नोन है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में तो जो कोलेस्ट्रॉल का जो हमको वैल्यू है बहुत लो रखनी होती है। और कोलेस्ट्रॉल भी मैं आपको बताऊं कि कई तरह का होता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है जिसको कि हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है जो कि बीच का होता है, इंटरमीडिएट कह सकते हैं आप, कि जो इतना बैड नहीं है लेकिन फिर भी उतना मतलब अच्छा भी नहीं है, तो बैड में नहीं आएगा कैटेगरी में, लेकिन उतना बैड नहीं है जितना कि हम बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमको जो होती है बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल को देखना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं। तो अब उसकी वैल्यू अगर हम देखें तो जब अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है या किसी को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें तो हमको जो बैड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बहुत कम रखनी चाहिए। हमको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 60 के कम हो, 40 के कम हो तो भी ठीक है, 50 से कम हो, 60 से कम हमको अमूमन रखना ही पड़ता है बैड कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जिसको हार्ट की मान लीजिए कि प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको बहुत सारे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, जैसे हो सकता है उसको डायबिटीज है, हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको कोई स्मोकिंग करता हो। तो जब उसको रिस्क फैक्टर्स अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो भी हमारे को बैड कोलेस्ट्रॉल जो है कम रखना चाहिए। उतना कम रखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा 60 रखने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन 100 के आसपास फिर भी रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इससे क्या खान पान से भी हम दूर कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में कंट्रोल करके हम अपनी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं? जी बिल्कुल, खान पान से तो फर्क पड़ता ही है, स्पेशली जो आप किस तरह का ऑयल यूज करते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई वनस्पति घी यूज करता है और कोई अगर ज्यादा प्रयोग करता है देशी घी का तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अच्छे वाले स्वस्थ तेलों का यूज करें, जैसे कि सरसों का तेल है या फिर राइस ब्रान होता है, तो एक नया चाइनीज तेल है वो राइस ब्रान होता है, या फिर ग्राउंडनट ऑयल होता है हमारा मूंगफली का तेल। तो ये तेल जो होते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो हमको ऐसे तेलों का प्रयोग करना चाहिए जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर दे। तो जरूर फर्क पड़ता है खान पान से, लेकिन जो बाकी चीजें भी है वो भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम एक्सरसाइज और हम बाकी तरह के प्रिकॉशंस लें जी बिल्कुल तो भी बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि दिल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और आपने जिस तरह से कहा कि हार्ट से जो जुड़ी आपने जो जानकारी दी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी कि ये जो मौसम है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ऐसे मौसम में हमारे जो हार्ट का स्वस्थ होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो छोटी छोटी सी बातें हैं शायद यही जाके बड़ी बातें बन जाती हैं जिससे हम इन सब चीजों के शिकार हो जाते हैं। तो अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संदीप, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संदीप मिश्रा ने आपको कोरोना से बचने और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।